हेलो एवरीवन, ये हमारा चैप्टर 2 है। स्पेक्ट्रम की बुक का पार्ट 7 है ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड द चैप्टर्स नेम इज़ एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। तो इससे पहले हमने जो पार्ट कवर कर लिए हैं वो ये हैं सारे। आज जो हम 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे द डेन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1616 से लेके 1620 तक। और इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री कहाँ पे फाउंड की थी, ट्रेनकेबर, जो कि नियर है तंजौर में, ईस्ट कोस्ट वाली साइड में, ठीक है। उसके बाद जो मेन सेटलमेंट थी इनकी वो कहाँ पर थी, जहाँ पर इन्होंने मेन सेटलमेंट लगाई थी, तो सीरमपुर में, जो कि नियर कलकत्ता है, ठीक है। जो डैनिश फैक्ट्रीज थी वो अपनी फैक्ट्रीज को उस टाइम पे जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही थी उसको सोल्ड कर दिया था उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कब, 1845 के अंदर। और जो डेन्स थे वो जो थे किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस थे, आपके मिशनरीज एक्टिविटीज़ के लिए, रादर देन द कॉमर्स, जो कि वो ट्रेड एंड कॉमर्स में ध्यान नहीं देते थे ज़्यादा, बल्कि उनकी जो मेन एक्टिविटीज़ थी वो मिशनरीज में उनका ज़्यादा ध्यान था, ठीक है। अब बस इतना ही था द डेन्स में। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1616 1620 के बीच में जो एस्टेब्लिश हुई थी। और ट्रेनकोबर्ग, जो कि तंजौर में इन्होंने मेन फाउंड किया था अपना पहला फैक्ट्री। एंड मेन सेटलमेंट्स जो थी इनकी वो सेरमपुर कलकत्ता के नियर में थी। एंड 1845 में वो अपनी फैक्ट्रीज़ को जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को सोल्ड आउट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ कि वो उनकी फैक्ट्रीज इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंग। और जो डेन्स का मेन जो फोकस था वो नॉट इन द कॉमर्स बट इन द मेनली इन द मिशनरीज एक्टिविटीज़, ठीक है। एंड ये यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं वाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको पहले क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कौन सी पावर पहले आई। तो पहले पुर्तगीज़ आई, डच आए, देन आपके पास इंग्लिशमैन आए, एंड देन फ्रेंच आए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल रहे एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा और मतलब ये पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो यूरोपियंस थे वो एज अ ट्रेडर्स बन के आए थे, और सी रूट से उन्होंने जो है वो भारत की खोज या फिर अदर कंट्रीज़ की खोज को डिस्कवरी को स्टार्ट किया था। और जो इसमें जो मेन उभर के सामने आता है वो है इंग्लैंड, जो कि मोस्ट पावरफुल था एंड ऑल्सो सक्सेसफुल भी रहा वो बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। और जो मेजर फैक्टर्स रहे कि इंग्लिश इनको हरा पाए, किनको, पुर्तगीज़, नीदरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क। तो वो पॉइंट्स अब हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज। अब जो ट्रेडिंग कंपनी की बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपनी आती है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही आती है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे दो चीज़ों की बात होगी कि किसके द्वारा इनको जो है वो चलाया जाता था इन कंपनीज़ को। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाती है ना, ये कंट्रोल की जाती है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनके जो मेंबर्स थे ना वो एनुअली जो है वो इलेक्टेड किए जाते थे, ठीक है। और वही इनके जो शेयर होल्डर्स जो होते थे वही ये सारा कुछ संभाला करते थे। और जो ये वोट्स थी ना ये खरीदी और बेची जाती थी थ्रू द परचेज ऑफ द शेयर्स, ठीक है। और जो ट्रेडिंग कंपनीज थी किस किस की, फ्रांस जैसे पुर्तगाल हो गया, तो ये जो थी ये कंट्रोल की जाती थी मेनली बाय द स्टेट। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते थे, यहाँ पे स्टेट करती थी। अब जो फ्रेंच कंपनी थी, ठीक है, इसके अंदर जो 60% का शेयर था ना वो अकेला मोनार्क ही ले जाता था, ठीक है। और जो बाकी बचता था वो अपने शेयर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था डायरेक्टर्स को। और इसीलिए जो है ये जो इनके वो थे, क्या कहते हैं, हाई कमिश्नर्स थे, जो कि अपॉइंट किए जाते थे दो, ठीक है, 2 हाई कमिश्नर्स को जो है अपॉइंट करता था कौन, मोनार्क। तो ये जो है फिर संभाला करते थे आगे। लेकिन अब ये जो फ्रांस कंपनी के लिए ये ज़्यादा शेयर होल्डर्स जो थे ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मतलब शो करते थे कि हाँ मतलब उसकी प्रमोटिंग नहीं करते थे कंपनी की। वहीं पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे वो प्रमोट करते थे, इसीलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल रही। लेकिन फ्रांस वाले इतना प्रमोट नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि 60% लार्ज चंक ऑफ द शेयर जो है वो मोनार्क ही ले जाता है।
और मेनली जो ये कंट्रोल की जाती है वो बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ही मैनेज्ड एंड कंट्रोल की जाती है। तो ये पहला कारण रहा हमारा कि नेचर कैसा था और स्ट्रक्चर कैसा था ट्रेडिंग कंपनीज का। अब हम बात कर लेते हैं नेवल सुपीरियरिटी की, ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा। तो जो यहाँ पे रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन, ये पहली बात की लार्जेस्ट है एंड मोस्ट एडवांस्ड, ठीक है, उस टाइम पे लार्जेस्ट थी और एडवांस थी। इसने किस किस को हराया? स्पेनिश के अगेंस्ट, फ्रेंच के अगेंस्ट, और अगर पूछा जाए इनके मतलब कि किसको किसको हराया था, तो स्पेनिश का था आर्माडा और फ्रेंच का था ट्रफलगार, ठीक है। इन दोनों को हराने में रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा और इसी वजह से ये एक पीक पे भी पहुंच गई कि यूरोपियन नेवल फोर्सेस में से किसकी नेवी स्ट्रॉन्ग है? ब्रिटेन वालों की, ठीक है। उसके बाद इन इंडिया टू द ब्रिटिश वर एबल टू डिफीट द पुर्तगीज एंड फ्रांस। तो ये तो इन्होंने मतलब यूरोप में ही इन दोनों को हराया था, लेकिन अगर इंडिया में बात करें कि ब्रिटेन नेवी ने किसको किसको हराया, तो पुर्तगाल एंड फ्रेंच को हराया था ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एंड द फास्ट मूवमेंट ऑफ द नेवल शिप्स। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की जो शिप्स थी उनकी जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द देयर राइवलरीज, ठीक है। एंड द ब्रिटिश जो इंग्लिश थे उन्होंने लर्न किया पुर्तगाल से कि कैसे जो है नेवी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो पुर्तगाल्स थे उनको उनकी जो टेक्नोलॉजी थी शिप बिल्डिंग की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। इसीलिए ब्रिटेन ने सीखा तो उन्हीं से, लेकिन उन्हीं को ही फिर आगे जाके वो हरा भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन IR इंग्लैंड में काफ़ी जल्दी मतलब स्टार्ट हो गया था। अर्ली 18th सेंचुरी में न्यू इन्वेंशन स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि इन्वेंशन में अगर हम देखें क्या क्या वहाँ पे इन्वेंट शुरू हो गया था, तो स्पिनिंग जानी, ठीक है, स्टीम इंजन, इन सब का मेंशन आपको करना है। स्टीम इंजन, पावर लूम, ठीक है, एंड सेवरल अदर थिंग्स, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव प्रोडक्शन हुई थी इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल, मेटलर्जी, स्टीम पावर एंड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी का इन्होंने आविष्कार कर लिया था। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो अदर यूरोपियन नेशन में काफ़ी लेट आया, इंग्लैंड में सबसे पहले आया, ठीक है। तो ये भी एक तरह से हेल्प किया इंग्लैंड को टू मेंटेन इट्स हेजेमनी। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी आपको याद रखना है कि किस चीज़ का जो है आपके पास इन्वेंशन हो चुका था वहाँ पे। टेक्सटाइल, मेटलर्जी और स्टीम पावर एंड एग्रीकल्चर में भी इनका काफ़ी अच्छा प्रयोग मतलब योगदान रहा टू इम्प्रूव इट्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन में बात करते हैं, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो काफ़ी जो थे डिसिप्लिन थे एंड वेल ट्रेंड थे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश सोल्जर्स की, जो कि काफ़ी डिसिप्लिन थे एंड वेल ट्रेंड थे, ठीक है। और जो ब्रिटिश कमांडर्स थे उनकी जो स्ट्रैटेजीज थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी एक वॉरफेयर में लड़ने के लिए। एंड जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स थी इक्विपमेंट्स में भी मतलब मिलिट्री में भी वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल वाली चीज़ें जो है इक्विपमेंट्स को यूज़ किया करते थे। ये सारी चीज़ें जो थी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि कैसे इंग्लिश मैन ने अदर्स कंट्रीज़ के साथ लार्ज आर्मीज के साथ कैसे डिफीट किया होगा। तो यहाँ पे हमने बात की टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स में भी आ जाएगा यहाँ पे, और जो उनकी स्ट्रेटजीज थी, स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्रिटिश सोल्जर्स की स्ट्रेटजीज के बारे में बताओगे, और डिसिप्लिन थे, वेल ट्रेंड थे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इक्विपमेंट्स उनके पास थे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हेल्प करती हैं कि कैसे वो लार्ज आर्मी के साथ लड़ सकते हैं। उसके बाद स्टेबल गवर्नमेंट की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि विद द एक्सेप्शन ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688। तो ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन की बात हो रही है ऑफ 1688, ब्रिटेन विटनेस अ स्टेबल गवर्नमेंट विद एफिशिएंट मोनार्क्स। अब ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी स्टेबल थी, क्योंकि दूसरी जगह पर जो मोनार्की चल रही थी
वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और जो अदर यूरोपियन नेशन से, जैसे कि फ्रांस हो गया, वहाँ पे तो वायलेंट रेवोल्यूशन आता है 1789 में, एंड उसके बाद जो है वो नेपोलियंस के वार स्टार्ट हो जाते हैं। नेपोलियंस डिफीट हो जाता है 1815 में, और उसके बाद जो फ्रांस की पोजीशन है वो और गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मोनार्क सामने आया, फिर उसकी पावर डिक्रीज हुई, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट थी। लेकिन वहीं जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो काफ़ी स्टेबल थी। एंड जो इटालियंस थे वर यूनाइटेड एज अ नेशन, जो कि 1861 में काफ़ी आगे जाके, यहाँ पे हम 1600 की बात करें, यहाँ पे हम 1861 की बात कर रहे हैं। मतलब जो इटालियंस थे वो यूनाइट होते हैं काफ़ी आगे जाके। ठीक है, 1861 में जो डच एंड स्पेन था वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं 80 ईयर्स वॉर में। 80 ईयर्स वॉर, यह पूछा जा सकता है कि 80 ईयर्स वॉर किस किस के बीच में थी, तो आपकी डच एंड स्पेनिश। उसके बाद ये कब हुई थी ये भी आपको याद रखनी है, तो 17वीं सेंचुरी की बात चल रही है ये। इसने जो है वो पुर्तगाल की जो इम्पीरियलिज्म था उसको भी वीक कर दिया था, और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी बैंकरप्ट हो गई थी। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा जो है वो बैकवर्ड हो गई थी। एंड इसी के कारण अगर यहाँ से देखा जाए तो स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है अपने आप को किसी भी कंट्री को सक्सेस होने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है लेसर ज़ील फॉर रिलीजन। ब्रिटेन वॉज लेस ज़ीलियस, ठीक है, अबाउट द रिलीजन। तो जो ब्रिटेन था वो इतना ज़्यादा रिलीजन में नहीं पड़ता था। ठीक है, लेस इंटरेस्ट दिखाता था। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो कुछ तो थे सिर्फ मिशनरीज एक्टिविटीज़ को लेके आए थे, जैसे कि डेन्स, आज की हमने बात की। पोर्तुगीज थे जो वो भी जो है अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। तो जो ब्रिटेन था वो लेस इंटरेस्ट ले रहा था इन सब चीज़ों में, मतलब स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी। जैसे कि स्पेन था, पुर्तगाल था, डच था, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना दिखाया, योगदान दिया टू स्प्रेड द देयर रिलीजन। ठीक है, क्रिश्चियनिटी को फैलाने में इनका काफ़ी योगदान था। वहीं जो ब्रिटिशर्स थे उनका इतना रोल नहीं रहा रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए। ये भी एक कारण था कि इंग्लिशमैन जो है वो वहाँ पे बस गए अच्छी तरह से, मतलब सक्सेसफुल हुए टू रिमेन देयर फॉर द लॉन्गर टाइम। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास बात आती है यूज़ ऑफ द डेट मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, एंड दिस इज द वन ऑफ द मेजर एंड इनोवेटिव रीजन्स वाई द ब्रिटेन सक्सीडेड बिटवीन द मिड 18th सेंचुरी एंड द मिड 19th सेंचुरी, वाइल अदर यूरोपियंस जो है वो फेल डाउन हो गए, एंड वॉज दैट इट यूज द डेट मार्केट्स टू फंड इट्स वॉर। तो ये यूज़ ऑफ डेट मार्केट्स किस लिए होता था? टू फंड इट्स वॉर को फंड करने के लिए। और जो वर्ल्ड का, ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्ल्ड का जो फर्स्ट सेंट्रल बैंक था वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, क्या नाम था उसका? द बैंक ऑफ इंग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है किसी भी पेपर में, ये आपको याद रखना है। तो ये एस्टेब्लिश किया गया था टू सेल द गवर्नमेंट डेट टू द मनी मार्केट ऑन द प्रॉमिस ऑफ द डिसेंट रिटर्न ऑन ब्रिटेन्स डिफीटिंग राइवल कंट्रीज लाइक द फ्रांस एंड स्पेन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डेट की मनी मार्केट को मतलब डिसेंट रिटर्न के लिए ये लिया गया था। क्यों? जैसे कि ब्रिटेन डिफीट कर रहा था अपनी कंट्रीज, राइवली कंट्रीज़ को, जैसे फ्रांस एंड ब्रिटेन को, तो उसके लिए बनाया गया था। और जो ब्रिटेन था वॉज दस एनेबल्ड टू स्पेंड मच मोर ऑन द मिलिट्री। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो ब्रिटेन था वो मिलिट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा था, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था खोलना। सॉरी, जो ब्रिटेन्स राइवल फ्रांस था कुड नॉट मैच द एक्सपेंडिचर ऑफ द इंग्लिश, एंड बिटवीन 1694 to 1812 द फर्स्ट अंडर मोनार्क, देन अंडर द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, फाइनली अंडर नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस सिंपली वॉज वेंट बैंकरप्ट विद इट्स आउटडेटेड वेज ऑफ रेजिंग मनी। तो जहाँ पे ब्रिटेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे स्टेप्स उठाने के साथ साथ उनके ऊपर बिल्कुल भी बैंकरप्सी नहीं बनी, लेकिन वहाँ पे फ्रांस में वो बैंकरप्ट हो जाता है क्योंकि वो पहले मोनार्क के अंडर था, फिर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आती है उनके अंदर, फिर नेपोलियन के अंडर आ जाता है, और काफ़ी ज़्यादा मनी जो है वो रेज़ करनी पड़ती है उस टाइम पे, इसलिए वो बैंकरप्ट हो जाता है। लेकिन इंग्लिश जो है इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये यहाँ पे आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है, चैप्टर नंबर 2। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।